सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोग जो कक्षा 10 का पहला पाठ मित्रता है, तो मित्रता के पहले अनुच्छेद का व्याख्या इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मित्रता का जो दूसरा अनुच्छेद है इसकी व्याख्या पढ़ेंगे और आप सभी से आशा है कि आप लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे इसको पढ़ने के लिए। कोई ज़रूरी चीज़ अगर नोट करना है तो कॉपी और कलम भी लेकर के बैठ सकते हैं, और ईयरफोन की अगर आवश्यकता पड़े तो ईयरफोन भी लेकर के आप इसको लगा करके अगर सुनेंगे तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जो दूसरा पैराग्राफ इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता के बारे में विशद वर्णन किया है कि जब कोई भी विद्यार्थी घर से बाहर पढ़ने के लिए जाता है, छात्रावास में पहुंचता है, तो छात्रावास में मित्र बनाने की धुन सी सवार हो जाती है और उसके अंदर क्या क्या उमंगें, क्या क्या मनोभावनाएं आती हैं, उसके संदर्भ में इस दूसरे पैराग्राफ में मित्रता नामक पाठ से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखा है वह इसका व्याख्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुक्ल जी ने लिखा है कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग होती है, न उतनी खिन्नता होती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि छात्रावास में जब कोई भी छात्र पहुंचता है तो नए नए साथी मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं और उनसे मित्रता करने की एक धुन सी सवार हो जाती है। यानी हर विद्यार्थी चाहता है कि हमारे अधिक से अधिक मित्र हों, अधिक से अधिक जान पहचान हमारी बने और मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। मतलब एक तरह से यूं कहा जाए कि हमारा पूरा तन मन आह्लादित रहता है एक दूसरे को गले लगाने के लिए, एक दूसरे से मित्र बनने के लिए ऐसा रहता है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, यानी जो पीछे जो परिवार में जो भी हमको प्रेम दुलार मिला होता है या फिर जो उमंग रहता है उसमें मतलब धीरे धीरे वो एक मतलब विस्मरण सा होता चला जाता है, क्योंकि हम नए परिवेश में आते हैं और नए लोगों से मिलते हैं तो वो पुराने जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें उतनी उमंग नहीं रहती है, न उतनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, माने बच्चों की जो मित्रता होती है वह वास्तव में मन को आनंदित करने वाला होता है, क्योंकि हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता भी होती है और वह और कहाँ। मतलब ये कि बच्चों की जो मित्रता होती है, यहाँ आचार्य जी ने बताने का प्रयास किया है कि बच्चों की जो मित्रता होती है वह तनिक में बहुत अधिक प्रगाढ़ता, बहुत अधिक प्रेम बढ़ जाता है और तनिक में आदमी तुनक सा जाता है और तनिक में ही थोड़ा सा विवाद भी बढ़ जाता है। तो यह एक प्रकार से आनंद प्रदान करने वाला होता है। उसमें कैसी मधुरता होती है और कैसी अनुरक्ति होती है। मतलब तुरंत ही एकदम बिल्कुल मधुर भाव से हम मिलते हैं और तुरंत ही जो है कि एक अनुरक्ति सी पैदा हो जाती है। कितना अपार विश्वास हम एक दूसरे से करने लगते हैं और हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते रहते हैं। वर्तमान तो लगता है कि इतना आनंदमय है कि हमेशा हमेशा हमारी ज़िंदगी में बना रहेगा, क्योंकि भविष्य के संबंध में लुभावने वाली बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं मन में रहती हैं और
बहुत जल्दी बातें लग जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मित्रता में कुछ बातें, मित्रों की ऐसी बातें लग जाती हैं जो कि हम एक दूसरे से कुछ दिन तक शायद बोलचाल करना बंद कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आभास होने लगता है कि नहीं यार, अरे मित्र ही तो है, जो कुछ कहा चलो मेरे भले के लिए ही कहा होगा, चलो फिर से हम उससे माफ़ी मांग लेते हैं या फिर से उसे सॉरी बोल देते हैं और फिर मित्र बन जाते हैं। इस तरह की बातें ये युवावस्था में, युवावस्था से पहले की अवस्था यानी किशोरावस्था में ये जो है कि रहती है। कितनी जल्दी मानना मनाना होता है, यानी हम मित्र हमारा अगर वो मतलब नाराज़ हो जाता है तो उसको हम मनाने का कार्य करते हैं, या हम नाराज़ हो जाते हैं तो मित्र हमको मनाने का कार्य करता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो सहपाठी की जो मित्रता होती है कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन सहपाठी की मित्रता, बाल्यावस्था की मित्रता, युवावस्था की मित्रता से कुछ अलग होती है, क्योंकि इस मित्रता में हम भविष्य के बारे में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बना सकते हैं और न अपने मित्रों से ऐसी आशा कर सकते हैं कि मेरा मित्र मेरे लिए शुभचिंतक और हितैषी बन सकता है। लेकिन आगे आचार्य जी ने कहा है कि युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है। क्योंकि युवावस्था की जो मित्रता होती है वह जो विद्यालयी जीवन की जो मित्रता होती है उससे अधिक दृढ़ होती है, उससे अधिक शांत होती है और उससे अधिक गंभीर होती है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनचाही चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे तो कुछ अधिक बातें चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि युवावस्था की मित्रता के अंदर या युवावस्था की मित्रता की जो एक विशेषताएं हैं वह कुछ अलग हट करके होती हैं। बाल्यावस्था की मित्रता की अपेक्षा युवावस्था की मित्रता कुछ अलग हट करके होती हैं, क्योंकि उस समय हम अपने जीवन की कल्पनाएं करने लगते हैं, अपने जीवन को एक नया मोड़ देने के बारे में सोचने लगते हैं, और हमारा मित्र जो है हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, और अगर सच्चा मित्र है तो हमारा मार्गदर्शक भी बन सकता है, हमारा गुरु भी बन सकता है। तो युवावस्था की मित्रता स्थापित करने में बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत सोच समझ कर के मित्रता स्थापित करनी चाहिए। मिश्र जी कहते हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मित्र के गुणों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अंदर से यानी हृदय से हम उससे स्नेह नहीं करते हैं, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं पर भीतर भीतर घृणा करते रहें। मतलब इसको सच्ची मित्रता नहीं कह सकते हैं कि हम अपने मित्र से छोटे मोटे काम जो है उसे निकालते जाएं, लेकिन भीतर ही भीतर उस मित्र से घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीत पात्र बना सकें। कहने का तात्पर्य है कि सच्चा मित्र जो होता है हमारे पथ का प्रदर्शक बन सकता है, हमारा पथ प्रदर्शक उसे होना ही चाहिए, और जिस पर हम पूरा पूरा विश्वास कर सकें। वह हमारे एक सगे भाई के समान होना चाहिए, जिस पर हम एक प्रेम न्यौछावर कर सकें, विश्वास पात्र बना सकें, हमारा प्रीति पात्र बन सके। आचार्य जी कहते हैं हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। कहने का तात्पर्य है कि सच्चे मित्र उसे कह सकते हैं जिससे हमारी सच्ची सहानुभूति हो सकती है, और मित्र के बीच में हानि लाभ का कोई भी दीवार नहीं होता है।
यही सच्ची मित्रता होती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो मित्र हैं तो एक ही रुचि के हों, एक ही आचरण के हों, एक ही स्वभाव स्वभाव के हों। ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विपरीत स्वभाव वालों के बीच में भी एक अच्छी और प्रगाढ़ मित्रता हमारे इतिहास में देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आचार्य जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था। इससे बढ़कर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है कि राम जैसा धैर्यवान, सुशील, विनम्र और लक्ष्मण जैसा उग्र स्वभाव वाला, जल्दी गुस्सा और क्रोधित हो जाने वाला और बहुत ही उद्धत स्वभाव का, और दोनों भाइयों में एक कितनी गाढ़ी मित्रता रही। इतिहास में आज राम और लक्ष्मण के प्रेम की बातें, उनके भाईचारा की बातें, उनके स्नेह की बातें, भाई भाई का जो प्रेम है उसके बारे में, उससे बेहतर उदाहरण हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। एक और भी बहुत शानदार उदाहरण दिए हैं। उदार तथा उच्चाशय कर्ण, लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों में मित्रता खूब निभी। कर्ण बहुत बड़ा उदारवादी था, बहुत बड़ा सिद्धांतवादी था और महादानी भी था। वह कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता था, लेकिन उसी का जो मित्र था दुर्योधन, महालोभी, महादुरात्मा, और उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन ये सब जानते हुए भी कि हमारा मित्र लोभी है, उसका स्वभाव जो हमारे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी कर्ण और दुर्योधन में अंतिम समय तक मित्रता निभी। यहाँ तक कि अपना वो जान दे करके, जान न्यौछावर करके दुर्योधन की मित्रता को निभाया। आगे आचार्य जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो गुण हमारे अंदर है वो तो हमारे अंदर है ही, लेकिन जो गुण हमारे अंदर नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे मित्र के अंदर वो गुण हो। और जब वो दो गुण हो जाता है तो एक और एक मिलकर के, दो नहीं बल्कि एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। शक्ति जो है कि कई गुना बढ़ जाती है। यह मानव प्रवृत्ति है कि ऐसा होता है। जिस तरह से आगे बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं कि अगर कोई चिंतित व्यक्ति है, कोई चिंताशील व्यक्ति है, तो प्रफुल्ल चित्त वाले का साथ ढूंढता है। मैंने कोई व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है तो सोचता है कि हमारा मित्र प्रसन्न चित्त वाला हो तो कम से कम हमें भी प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेगा, और उसके साथ बैठ करके कुछ क्षण तक हम भी कुछ प्रसन्न चित्त रहेंगे। अगर कोई निर्बल व्यक्ति है तो बलवान मित्र को ढूंढता है। वो सोचता है कि अगर मेरा मित्र शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, बलवान है, तो कम से कम नहीं कुछ तो मेरे लिए बल का काम करेगा। अगर कोई धीर है तो उत्साही का साथ ढूंढता है। अगर कोई धीर पुरुष है, उत्साही का साथ ढूंढता है। अगर उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। चंद्रगुप्त के अंदर उच्च आकांक्षा थी, शक्ति था, सामर्थ्य था, साहस था, सब कुछ था, लेकिन युक्ति और उपाय उसके अंदर नहीं था। और युक्ति और उपाय के लिए अपने गुरु चाणक्य का मुंह ताकता था, क्योंकि केवल जरूरी नहीं है कि जिसके पास युक्ति और उपाय है उसके पास बल और सामर्थ्य भी हो, और जिसके पास बल और सामर्थ्य है उसके पास युक्ति और उपाय भी हो। तो हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ ढूंढता है। यहाँ चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता नहीं बल्कि गुरु शिष्य की परंपरा थी, लेकिन यहाँ मित्रता के बारे में वर्णन किया गया है कि यानी कि चाणक्य को चंद्रगुप्त की आवश्यकता थी और चंद्रगुप्त को चाणक्य की आवश्यकता थी, और दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अगर ये दोनों एक साथ नहीं मिले होते तो इतिहास में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन शायद नहीं हुआ होता। आगे और भी सुंदर उदाहरण दिए हैं कि नीति विशारद
अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर ताकता था। अकबर अपना मन बहलाने के लिए हंसमुख स्वभाव वाले और तुरंत हाजिर जवाब प्रवृत्ति के जो बीरबल थे उनकी तरफ वो मुंह ताकता था, मतलब उनके ऊपर वो आश्रित था। तो इस तरह से आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस अनुच्छेद में मित्रता की कसौटी और मित्रता का मापदंड क्या होना चाहिए इस पर विशद विश्लेषण किया है, और उसको मैं अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से आपको मैं समझाने का प्रयत्न किया हूँ। और आशा है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और इस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आगे हम लोग अगले अनुच्छेद की व्याख्या कल करते हैं, और कल हम लोग अगले पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।